तो शैंक्स ने किड पायरेट्स को बुरी तरह से हरा दिया है और इससे हमें ये आइडिया भी हो गया है कि शैंक्स कितना पावरफुल है। मीनवाइल हाचिनोसु पर पेरोना जो गेको मोरिया को ढूंढने आई थी कोबी को आजाद कर देती है और उससे गेको मोरिया की मदद करने को कहती है। कोबी को आजाद देखकर हाचिनोसु के पायरेट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज क्रॉस गिल्ड बाउंटी। उनसे बचने के प्रोसेस में कोबी कैप्चर्ड मरीन्स को फ्री कर देता है और अपने आप को एज अ डिकॉय यूज करता है ताकि मरीन्स वहां से बचकर निकल सकें। इसी बीच ब्लैक बियर्ड के 3 कमांडर्स शिर्यू, एवोलो पिजारो और वास्को शॉर्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कोबी को कैसे पकड़ें और उनके साइड में सांजुआन वुल्फ सो रहा होता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकी पोर्ट के इंसिडेंट के बाद कोबी को कैप्चर कर लिया गया था और ब्लैकबियर्ड ने उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था ताकि वो हाचिनोसु को एक रियल किंगडम में बदल सके और वहाँ का किंग बन सके। लेकिन कोबी रिवील करता है कि वो स्वॉर्ड का मेंबर है, जिसे सुनकर कुजान एक्सप्लेन करता है कि स्वॉर्ड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो मरीन्स मेंबर हैं जिन्होंने मेन ब्रांच से रिजाइन कर दिया है और बिना किसी टॉप ऑर्डर्स के एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक सीक्रेट सर्विसेज, यानी पकड़े जाने पर हम आपके हैं कौन। इसलिए कोबी बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज नहीं हो सकता। लेकिन ब्लैकबियर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि कोबी की रेपुटेशन एज अ वॉर हीरो वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर देगी और वो कोबी को प्रिजनर बना लेता है। लेकिन बाद में पेरोना उसे फ्री कर देती है। प्रेजेंट में जब कोबी पायरेट्स के झुंड से भाग रहा होता है तो वो टाउन के दूसरे सेक्शन में एक एक्सप्लोजन नोटिस करता है और हमें पता चलता है कि कुछ मरीन्स हाचिनोसु को इन्वेड कर चुके हैं। आइलैंड के दूसरे सेक्शन में पायरेट्स का सामना एक फीमेल रियर एडमिरल से होता है जिसका नाम कुजाकू होता है जो सुरु की पोती होती है। कुजाकू अपने डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके सराउंडिंग बिल्डिंग्स को मूव करती है और बिल्डिंग से सारे पायरेट्स को घेरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायरेट्स जल्द ही कोबी को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस पर फायर करते हैं, लेकिन उनकी बुलेट्स फ्लावर में बदल जाती है। ये हिबारी का काम होता है जो जीपी फ्लावर्स को यूज करके उनके असॉल्ट को रोकती है, जिसके बाद वो प्रिंस गुरुस को सिग्नल देती है कि कोबी ठीक है, जो अपने डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल गोलम मरीन्स को क्रिएट करता है और कुजाकू के साथ पायरेट्स को टाउन स्क्वायर में कॉर्नर करता है। अपनी क्ले पावर और कुजाकू की विप पावर से बिल्डिंग और क्ले गोलम का एक चक्रव्यूह बनाकर सेटअप कंप्लीट होने पर तशीगी और हेलमेपो मरीन शिप को हवा में शूट करते हैं, जस्ट लाइक फ्रैंकी कूब डी बस्ट। और मरीन हीरो गार्ब अपनी गैलेक्सी फिस्ट का इस्तेमाल करके चक्रव्यूह में फंसे हुए पायरेट्स पर हमला करता है जिससे पूरा एरिया तबाह हो जाता है। वहीं गुरुस अपनी क्ले पावर से शिप को लैंड कराता है। इस हमले के आफ्टरमैथ के बाद कोबी हिबारी से मिलता है और वो दोनों गार्ब से मिलने जाते हैं, लेकिन कुजान हिबारी को फ्रीज कर देता है जो मरीन्स के लिए शॉकिंग होता है। खैर गार्ब कुजान से उसके एक्शंस के बारे में पूछता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो पंख हजार्ड पर अकाइनू और कुजान की बैटल के 1 साल बाद का होता है। कुजान के मरीन्स को छोड़ने के कुछ महीने बाद ब्लैक बियर्ड के कुछ क्रू मेंबर कुजान से एक बार में मिलते हैं और उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुजान उन्हें तुरंत फ्रीज कर देता है। अपने क्रू को बचाने के लिए ब्लैक बियर्ड और उसके बाकी मेंबर्स कुजान को कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ दारू पीने के बाद वो दोनों हंसकर बात कर रहे होते हैं। डिवॉन कुजान से एक आदमी के बारे में पूछती है, अ मैन हु इज मार्क्ड बाय फ्लेम। ब्लैकबियर्ड बताता है कि रूमर्स हैं कि आखिरी रेड पॉन्ग्लिफ की लोकेशन उस आदमी को पता है। ये अननोन पर्सन एक ब्लैक शिप पे सेल करता है और जो भी शिप उसे अप्रोच करती है वो उसे वर्लपूल में फंसा देता है। शिर्यू स्पेकुलेट करता है कि ये रूमर्ड आदमी वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदमी हो सकता है जिसका काम पायरेट्स को
वन पीस तक पहुंचने से रोकना होगा, लेकिन कुजान को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। खैर एक फाइट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है जब लफीते ब्लैक बियर्ड को कुजान के डेविल फ्रूट को चुराने का सजेशन देता है और कुजान इस बात को सुन लेता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुजान को अपने क्रू में ज्वाइन होने का ऑफर देता है और उससे पूछता है कि अब वो क्या करना चाहता है, क्योंकि कुजान अब मरीन्स के साथ नहीं है और पायरेट्स जनरली अपने फायदे की वजह से साथ आते हैं। प्रेजेंट में कुजान अपने आप को ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का 10th कैप्टन रिवील करता है, जिसे सुनकर गार कुजान से लड़ने के लिए तैयार होता है और अब एक फॉर्मर टीचर और स्टूडेंट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुजान गार्प को आइस बॉल से फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्प जल्दी से उसे तोड़ देता है और ब्लू होल से कुजान को ग्राउंड के थ्रू पंच करता है। मीनवाइल विनर आइलैंड पर ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ने हार्ड पायरेट्स को हराकर और उनकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद टीच सोचने लगता है कि उसे लॉ के डेविल फ्रूट के साथ क्या करना चाहिए। वो ओपे ओपे नोमी को अपने पास रख सकता है, उसे बेच सकता है या लॉ से सर्जरी करवाकर अपने आप को इमोर्टल बना सकता है। टीच ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बीपो चॉपर द्वारा वानो में दी गई एक मेडिसिन यूज करके अपने सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और ब्लैकबियर्ड को पीछे धकेलकर लॉ को समुंदर में ले जाता है ताकि ब्लैकबियर्ड उनका पीछा ना कर सके। एक वीकेंड लॉ बीपो से कहता है कि वो अपने क्रू को पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन बीपो उसे कहता है कि हम सब ने अभी तक सरवाइव किया है और हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। इसी बीच न्यू मरीन फोर्ड हेडक्वार्टर में सेंगोकू और सुरु न्यूज़पेपर में टी बोन की मौत की खबर पढ़कर चिंतित होते हैं, क्योंकि क्रॉस गिल्ड की बाउंटीज की वजह से सिविलियंस मरीन्स के खिलाफ हो रहे हैं। जब सेंगोकू हीना से गाप के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि गार्प और कुजाकू एक मिशन के लिए हाचिनोसु पर गए हैं, जिसे सुनकर सेंगोकू और शुरू शॉक हो जाते हैं। कराईबारी आइलैंड पर बग्गी टी बोन को मारने वाले आदमी को बधाई देता है। हालांकि उस आदमी ने सिर्फ अपनी गरीब फैमिली की मदद करने के लिए ऐसा किया था और अपने एक्शन के लिए वो गिल्टी भी फील कर रहा था, लेकिन बग्गी उससे वादा करता है कि वो उसे प्रोटेक्शन और उसकी फैमिली को बाउंटी रिवॉर्ड से कंपनसेट करेगा और वो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी बग्गी का शिपराइट वहाँ आता है और बताता है कि उन्होंने क्रॉस गिल्ड की शिप को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वो शिप बग्गी की तरह डिजाइन की गई थी, जिसे देखकर मीहॉक और क्रोकोडाइल बग्गी को एक प्राइवेट रूम में ले जाकर डिसमेंबर करते हैं और उसे पीटते हैं, जिसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि कैसे वो क्रॉस गिल्ड को मरीन्स की तरह एक मिलिट्री पावर बना सकते हैं, जिस पर बग्गी उनके खिलाफ बोलता है और उनके सपनों को स्मॉल माइंडेड बताता है। बग्गी लॉकडाउन में शैंक्स के साथ हुई अपनी कन्फ्रंटेशन को याद करता है। रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद बग्गी को लगा था कि शैंक्स रॉजर के पायरेट किंग के टाइटल को संभालेगा और वन पीस की खोज में निकल पड़ेगा, जिसमें बग्गी उसका साथ देने को तैयार था, लेकिन शैंक्स ने कुछ रीजंस की वजह से ऐसा करने से मना कर दिया था, शायद उसी बात से जो रॉजर ने शैंक्स को बताई थी, जिसकी वजह से शैंक्स रो पड़ा था। Who knows? खैर शैंक्स फिर भी पायरेट बनना चाहता था और उसने बग्गी को उसका क्रू ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन बग्गी ने मना कर दिया था। शैंक्स के वन पीस ढूंढने के प्लान को गिव अप करने की वजह से बग्गी को बिट्रेड फील हुआ था, लेकिन अब शैंक्स वन पीस की तलाश में अपनी पहली चाल चल चुका है और किस्मत बग्गी और शैंक्स को रेस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आई है। तो बग्गी भी फैसला करता है कि वो वन पीस को ढूंढेगा और किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। हालांकि मीहॉक और क्रोकोडाइल को इससे फर्क नहीं पड़ता, साथ ही वो वन पीस के लिए लूफी, शैंक्स और ब्लैकबियर्ड से फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बग्गी को ये मंजूर नहीं होता और वो डेंडन मुशी के जरिए अनाउंस करता है कि क्रॉस गिल्ड वन पीस को ढूंढने जा रही है, जिसे सुनकर उसके दोनों पार्टनर नाराज हो जाते हैं, लेकिन बग्गी के लिए मेरी रिस्पेक्ट
कई गुना बढ़ जाती है। काम्बाका क्विंडम पर कुछ रेवोल्यूशनरीज एक शिप को आइलैंड पर आते हुए देखते हैं, जो कि साबो की शिप होती है। साबो लुलुसिया किंगडम के डिस्ट्रक्शन से बच गया था, क्योंकि जब लुलुसिया किंगडम पर हमला हुआ था तब तक साबो ऑलरेडी एक शिप पर दूसरे लोगों के साथ निकल पड़ा था, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे। और उसने कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे लगा था कि मरीन उसकी लोकेशन दोबारा ट्रेस न कर ले, लेकिन उसने एक कोडेड सिग्नल भेजा था बताते हुए कि वो ठीक है। साबो इवनकॉव और ड्रैगन से मिलने पर उनसे कुमा के बारे में कुछ डिस्कस करता है और मेजुआ में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है। साबो बताता है कि उसने उनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर दिया है, जिसमें वर्ल्ड नोबल्स के सिंबल को जलाकर उनके खिलाफ जंग का ऐलान करना, कुमा और बाकी स्लेव्स को रेस्क्यू करना और मेजुआ के फूड स्टोरेज को डिस्ट्रॉय करना शामिल था। ड्रैगन और इवनकॉव साबो की इस अचीवमेंट से खुश होते हैं और बताते हैं कि कुछ किंगडम्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी है, जिसमें लुलुसिया किंगडम भी शामिल था। लेकिन वो दोनों कोबरा की मौत पर दुखी होते हैं, क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड रूलर था और अब शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट गॉड नाइट्स को उनके खिलाफ छोड़ देगी, जिनका नंबर 1 टारगेट साबो होगा, जिसके लिए साबो तैयार है और वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। लेवली के दौरान मेजुआ पर कारासु, लिंडबर्ग और मोल्डे एडमिरल्स फुजितोरा और रियोकुग्यू को बिजी रखते हैं। साथ ही जितने हो सके उतने स्लेव्स को फ्री करने की कोशिश करते हैं। वहीं साबो, जो स्लेव कॉलर्स की चाबी लेने गया था, सेंट चार्लोस को कुमा के साथ देख लेता है। जब ये सब हो रहा होता है तो किंग कोबरा गोरोसाई से बात करने के लिए गया होता है और वीवी को CP0 के साथ छोड़ देता है, लेकिन वीवी उनकी सर्विसेज को लेने से मना कर देती है, क्योंकि उन्होंने सिराहोशी को सेंट चार्लोस से बचाने के लिए कुछ नहीं किया था। खैर, पेल और चाका को किंग कोबरा के साथ अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, तो कोबरा उन्हें डिसमिस करके वीवी का ख्याल रखने का ऑर्डर देता है। इसी बीच साबो पांग्या कैसल को इन्फिल्ट्रेट करता है, जहां उसकी मुलाकात ज्वेलरी बोनी से होती है, जिसे साबो कुमा की बेटी के रूप में जानता था। कुमा को बचाने के कॉमन इंटरेस्ट के साथ वो दोनों टीम अप कर लेते हैं। साबो स्लेव कॉलर्स के कीज कारासु को देकर उन्हें स्लेव्स को आजाद करने और रिट्रीट होने का ऑर्डर देता है, प्रॉमिस करते हुए कि वो जल्द ही मिलेंगे। जिसके बाद साबो और बोनी कुछ गार्ड से नैरोली बचते हैं, जो एक सर्टेन रूम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कोई नहीं जा सकता, और जो भी उस रूम के अंदर गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। जिसके बाद वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं, बोनी एगहेड के लिए और साबो काम्बाका के लिए। लेकिन बोनी जाते वक्त साबो को कुमा को बचाने की जिम्मेदारी देती है। इसी बीच एम्प्टी थ्रोन रूम में किंग कोबरा गोरोसाई से मिलता है, जहां वो कुछ इवेंट्स को रिकाउंट करता है, जैसे कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स का क्रिएशन, फर्स्ट 20 किंगडम्स जो मेजुआ गए थे, जिन्होंने इस दुनिया पर इक्वली रूल करने की कसम खाई थी, और नई रॉयल्टीज जिन्होंने उन 20 किंगडम्स को टुक ओवर किया था, सिवाय एलाबास्ता के, जिसकी रूलर नेफरतारी लिली मेजुआ नहीं गई थी और अपने किंगडम वापस आ गई थी। लेकिन कोबरा बताता है कि जब उसने अपने किंगडम में वॉइड सेंचुरी के बाद के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि नेफरतारी लिली का नाम कहीं नहीं था, यानी वो कभी अलाबास्ता वापस आई ही नहीं। लिली की एब्सेंस में उसके छोटे भाई ने अलाबास्ता में राज किया था। ये बताने के बाद कोबरा गोरोसाई से पूछता है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है, जिसके जवाब में गोरोसाई कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन 800 साल पहले की है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है। तो कोबरा उनसे फिर डी नाम का मतलब पूछता है, जो उसने 800 साल पुराने लिखे हुए लेटर में पढ़ा था, जो अलाबास्ता के राजाओं से उसे विरासत में मिला था। मीनवाइल सेंट चार्लोस सिराहोशी को अबडक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुमा की मदद से। ये सब देखकर सिराहोशी के भाई उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन कुमा उनके ऊपर एक ब्लास्ट कर देता है। डॉन कीहोटे मोजोसगार्ड उनको रोकने की कोशिश करता है, कहते हुए कि अगर उन्होंने चार्लोस पर अटैक किया तो वो अपने किंगडम को खतरे में डाल सकते हैं, जिसे सुनकर साई और लियो
साथियों सिराहोशी की मदद करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी किंगडम से अफिलिएटेड नहीं है। वो दोनों चार्लोस को नॉकआउट कर देते हैं। वहीं मोर्ले कुमा को पकड़ता है और करासु अपने साथियों को वहां से निकालने के लिए रेडी होता है। इसी बीच एम्प्टी थ्रोन रूम में ईमू अपने आप को सबके सामने लाती है, मच टू दी गोरोसाई शॉक, और कोबरा देखता है कि एम्प्टी थ्रोन पर कोई बैठा है